Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmed. Welcome to another video lectures of ETA series or MCAT series. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ ईटा को इंट्रोड्यूस किया था. ईटा क्या है, ईटा के जो MCQs हैं या मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के जो MCQs हैं वो किस बेस पे बनाए जाते हैं. फिर उसके बाद हमने कुछ मेथड्स को डिस्कस किया था, कुछ ट्रिक्स को डिस्कस किया था कि हम कौन सी ट्रिक्स को अप्लाई करके हम थोड़े से टाइम में, क्योंकि 200 MCQs होते हैं, 3 आवर्स का टाइम होता है, हमने उसके अंदर उनको सॉल्व करना होता है. तो हम सॉल्व कैसे करेंगे और जो सॉल्व नहीं कर सकते तो उनकी क्या रीज़न है, वो सॉल्व क्यों नहीं कर सकते. और फिर लास्ट में हमने स्टडी के मेथड्स पढ़े थे कि हम कैसे अफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं और कैसे ईटा टेस्ट इजीली क्वालिफाई एंड टॉप कर सकते हैं. उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंटल कंडीशन बेटर होनी चाहिए. एक जगह पे बैठने से, स्टडी करने से, अगर हम 1 घंटे 2 घंटा स्टडी करने के बाद अगर अपनी पोजीशन चेंज कर दें, ये भी बायोलॉजिकली बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है. फिर उसके बाद हमने कहा था कि सोशल मीडियाज़ जो आप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक है, ये यूट्यूब जो फजूल काम हैं, इनको भी आप लोगों ने छोड़ना है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बात की थी प्लानिंग पे कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है. ईटा क्या था? ईटा है एजुकेशन टेस्टिंग एवेलुएशन एजेंसी है जो क्या करती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है इंजीनियरिंग की एंड मेडिकल टेस्ट की. इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर वाइज ईटा MCQs को डिस्कस करेंगे और मोस्ट स्पेसिफिक हम टॉपिक वाइज जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक क्या है और उस फर्स्ट टॉपिक में कितने MCQs पॉसिबली बन सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे. और इसी तरह हम उस टॉपिक में देखेंगे कि प्रीवियस ईटा में या MCAT में वो MCQs आ चुका है या नहीं आया. अगर वो आ चुका है तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन सा MCQs आ चुका है. आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिस्पायरेशन. और इस चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे MCQs के हवाले से. वैसे सब्जेक्टिव लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप वहां मेरे यूट्यूब चैनल ट्रायर ऑफ बायोलॉजी पे विजिट करके वहां से वो वीडियो लेक्चर्स भी सुन सकते हैं. हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं. रिस्पायरेशन से जितने पॉसिबल MCQs होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. इसके अलावा जो 10th में चैप्टर है फर्स्ट गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज और रिस्पायरेशन वाला चैप्टर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं. इंशाल्लाह 10th के चैप्टर में से भी वहां से अगर कुछ MCQs पॉसिबल हुए उनको भी हम डिस्कस करेंगे. कुछ यूं करते हैं, अभी मैं 1 मिनट के लिए बोर्ड को छोड़ता हूं. आपने क्या करना है, इन MCQs का स्क्रीनशॉट लेना है. स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको खुद आपने सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करना है, फिर मैं इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा. लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट चैप्टर रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन रिस्पायरेशन में, और रिस्पायरेशन की जो फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस. इसमें इंट्रोडक्शन में और रिस्पायरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज में, इन 2 टॉपिक्स में जितने पॉसिबल MCQs हैं इंशाल्लाह हम आज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट MCQs अगर आप देखें, लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज क्लासिफाइड एज, वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. अगर हम ऑप्शंस पे फोकस करें, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज है क्या गैसियस एक्सचेंज है,
क्या सेलुलर रिस्पायरेशन है या इनमें से कोई नहीं है? पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले हम क्या करते हैं? थ्रू नोज ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद ये लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स का जो लास्ट पार्ट है उसको हम सिंपली एल्वियोलाई कहते हैं। अब एल्वियोलाई के साथ क्या चीज कनेक्टेड होती है? एल्वियोलाई को किसी चीज ने बाउंड किया होता है, उसको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्टिव लेक्चर्स में। जस्ट इसको रिवाइज करता हूं ताकि ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। अब ऑक्सीजन का इंटेक करना, ब्लड में आना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड के एल्वियोलाई और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज होना गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। दूसरा जो पहला जो ऑप्शन है रिस्पायरेटरी एक्सचेंज। पहला ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया है कौन सा ठीक है, ये करेक्ट वन है। अब रिस्पायरेटरी एक्सचेंज क्या है, गौर करना है। बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं। अब जाहिर सी बात है बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाता है। जब यहां से एक्सचेंज होगा इसको गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। अब जब ब्लड ऑक्सीजन लेके आएगा, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस सेल को भी देगा और ऑक्सीजन इस सेल को भी देगा। इसको हम क्या कहेंगे? रिस्पायरेटरी एक्सचेंज। क्योंकि सेल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन जा रही है, इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेटरी एक्सचेंज कहेंगे। जब ऑक्सीजन एंटर होगी, एंटर होने के बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है। एंटर होने के बाद फॉर एग्जांपल इस सेल को अगर मैं जूम कर दूं या मैग्नीफाई कर दूं, तो जब ऑक्सीजन एंटर होने का प्रोसेस रिस्पायरेटरी एक्सचेंज है। एंटर होने के बाद जब इसके अंदर ग्लूकोज मौजूद है, ग्लूकोज के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के रिजल्ट में यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और वाटर भी बनेगा, प्लस यहां पे एटीपी बनेगी। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करना, रिएक्शन के रिजल्ट में एटीपी बनाना रिस्पायरेशन है। एक एमसीक्यूज। इनहेलेशन ऑक्सीजन की करना, एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड, ये इनहेलेशन कर रहा हूं, एक्सहेलेशन कर रहा हूं, ये ब्रीदिंग है। यहां पे ऑक्सीजन जब एल्वियोलाई से इंटर हुई और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से डिफ्यूज होके बाहर निकली, ये गैसियस एक्सचेंज है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी ब्रीदिंग वाला कॉन्सेप्ट, गैसियस एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट और रिस्पायरेशन वाला कॉन्सेप्ट, ये 3 एमसीक्यूज आपके क्लियर हो चुके हैं। अब यहां पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जर्नली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, तो यहां पे हमारे पास क्या है? गैसियस एक्सचेंज ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर। कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की होती है जब हम एयर को इंस्पायर्ड करते हैं? हमेशा याद रखना है, यहां पे अगर मैं ऑप्शन यूं कर दूं, 21 तो करेक्ट हो। अच्छा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो जाहिर सी बात है एयर मिक्सचर है गैसेस का। इसमें नाइट्रोजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, मिक्सचर है। अगर दूसरा एमसीक्यूज में यूं एक्सप्लेन करूं, एयर जो है वो मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसके अलावा दूसरी गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। अब एमसीक्यूज में यह पूछ रहा है कि हम जब एयर को इनहेल करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान कितनी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं? तो याद रखें
हम इनहेल करते हैं 21%, क्योंकि 21% एयर में गैस जो ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन 78% होती है और बाज बुक्स में लिखा होता है 79% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। अब हम इंस्पायर्ड करते हुए एयर में कितनी परसेंट ऑक्सीजन है, जाहिर सी बात है 21 है, तो हम 21% ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, 21% है। अच्छा, नेक्स्ट है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं इनहेल कर रहा हूं ऑक्सीजन। एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इस प्रोसेस को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ब्रीदिंग कहते हैं। जब सरफेस से एक्सचेंज होगी उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। अब नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। अब यहां पे एक कंसेप्ट है, इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% है एयर में। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर में 21% ऑक्सीजन के साथ 78% नाइट्रोजन भी इंटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे अंदर इंटर होती है, लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में इंटर होती है, इसकी क्या रीजन है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है, हमारे हमेशा याद रखना है, ये जो डिफ्यूजन, ये जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में आता है और ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आता है, ये एक प्रिंसिपल के तहत होता है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन से हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको हम सिंपली डिफ्यूजन कहते हैं। अब हमेशा याद रखना है, जब एक साइड पे भी, इस साइड पे भी उतनी ही कंसंट्रेशन है, इस साइड पे भी इतनी ही कंसंट्रेशन है, क्या यहां से मटेरियल या जो आयंस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इस साइड पे, दोनों साइड पे इक्वल है। हमेशा याद रखना है इक्वल हो तो उस टाइम कोई भी कंसंट्रेशन, अगर इक्वल हो कंसंट्रेशन तो मॉलिक्यूल्स या आयंस मूव नहीं करते, क्योंकि इक्वल हैं, इधर भी उतने हैं इधर भी उतने हैं। अब असल में होता क्या है, जब नाइट्रोजन एंटर होती है तो नाइट्रोजन एंटर होने के साथ यहां पे भी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और यहां पे भी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, सेम होती है। सो नाइट्रोजन जितनी अमाउंट में एंटर होती है डिफ्यूज नहीं होती, उतनी ही अमाउंट में एक्सपायर्ड हो जाती है। जितनी हम इंस्पायर्ड करते हैं उतनी ही हम एक्सपायर्ड करते हैं। इंस्पायर्ड कितनी करेंगे, अगर 78% है, अगर 79% है तो हम 79% इनहेल करेंगे क्योंकि एयर में मौजूद है, और एक्सपायर्ड भी कितने करेंगे, डिफ्यूज नहीं होगी तो उतनी ही अमाउंट दोबारा से उसको क्या करेंगे, एक्सपायर्ड करेंगे। एक रीजन तो ये कंसंट्रेशन सेम होने की थी, इस वजह से नाइट्रोजन डिफ्यूज नहीं होती। इसके अलावा एल्वियोलाई की हिस्टोलॉजी, अगर इसकी वाल की हिस्टोलॉजी देखें तो इसकी हिस्टोलॉजी भी इसको परमिट नहीं करती डिफ्यूज होने के लिए, वो इलादा है। अब इसके बाद इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, अगर 78 का ऑप्शन है तो आपने 78 करना है, अगर 78 नहीं है तो आपने 79 करना है। इसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन इंस्पायर्ड एयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एयर को इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, फॉर एग्जांपल अब एयर को मैं इनहेल कर रहा हूं तो कितने परसेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहा हूं। अब याद रखना है, एयर में मैंने यहां पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, तो हम इनहेल 0.04% करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से नाइट्रोजन को यहां पे इनहेल कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई से कैपिलरीज में एक्सचेंज करवा रहा हूं, नहीं, मैं जस्ट इनहेल लंग्स तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं। इनहेलेशन कहते हैं पहुंचाने को, एक्सहेलेशन कहते हैं लंग्स से बाहर निकालने को। पहुंचता
यहां से माउथ से लंग्स तक कितने परसेंट पहुंचती है? डिफ्यूज नहीं होती ब्लड में, दोबारा बाहर निकलती है, तो वो 0.04% है। तो इसका जो बेस्ट जो ऑप्शन है वो 0.04% है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 6 है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, कितनी अमाउंट है ऑक्सीजन की इंस्पायर्ड एयर में? ये एमसीक्यूज डबल हो चुका है, आपने यहां भी 21% करना है, क्योंकि ये दो मुझसे शायद गलती से डबल हो चुका है। इसमें कितना है? 21% आपने, क्योंकि एयर में 21% है। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले फिर वही बात है, आप इनका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पहले इसको खुद सॉल्व करें, फिर सॉल्व करने के बाद फिर साथ साथ जिसमें कंफ्यूजन हो वो साथ साथ समझें और फिर उसके बाद उसको मैच करें। सबसे पहले 1 मिनट के लिए मैं व्हाइट बोर्ड छोड़ रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट लेना है। अब एमसीक्यूज नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ह्यूमन ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट पर मिनट इज, 1 मिनट में एक हेल्दी पर्सन जब वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता, रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है? तो हमेशा याद रखना है, नॉर्मल भी हो और हेल्दी भी हो और एट रेस्ट पे हो, तो वो अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 टाइम्स पर मिनट उसकी जो ब्रीदिंग रेट है। ह्यूमन एमसीक्यूज नंबर 8 है, ह्यूमन ब्रीदिंग रेट एट हार्ड फिजिकल वर्क पर मिनट, जब कोई भी वो फिजिकल वर्क कर रहा होता है या एक्सरसाइज, कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो उस टाइम उसका ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 10 to 15 टाइम्स, 16 to 20 टाइम्स, 30 to 40 टाइम्स, 25 से 30 टाइम्स। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यहां में भी वही ऑप्शन दे सकते हैं, इसमें भी यही ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन रेस्ट पोजीशन पे 16 to 20 टाइम्स। लेकिन जब वो एक्सरसाइज कर रहा होगा, एक्सरसाइज के दौरान उसका ब्रीदिंग रेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि सेल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और ज्यादा एनर्जी के लिए चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इनहेलेशन ऑक्सीजन की हो और हर सेल्स तक पहुंच सके ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। सो कितने इसकी जो टाइम है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट होता है जब फिजिकल। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, नॉन ऑफ दिस है। अब रिस्पायरेशन है क्या चीज? अब क्या होता है रिस्पायरेशन में? सेल के अंदर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन कैसे आई और किस चीज के साथ रिएक्शन किया इसने? C6H12O6 के साथ रिएक्शन किया। इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपीज बनाए। अब ये कहता है ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, एक तो ये मैकेनिकल है, इसके अलावा कौन सा प्रोसेस है? सिर्फ केमिकल है, सिर्फ बायोलॉजिकल है, नॉन ऑफ दीज है या बायोकेमिकल है? अब ये बायो में लाइफ में अगर होता है, मैकेनिकल भी है और केमिकल भी है, लेकिन बायोलॉजिकल केमिकल है, मींस के लाइफ के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, यानी ये जो रिएक्शंस करते हैं, तो इस वजह से इसका जो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो बायोकेमिकल है। इसके बाद नेक्स्ट है इन सेलुलर रिस्पायरेशन CH बॉन्ड ऑफ फूड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ फूड ब्रेक डाउन थ्रू। अब कहता है कि ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, इस प्रोसेस को सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन का सेल के अंदर आने के बाद ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी बनाने का प्रोसेस। इस पॉइंट को अगेन रिवाइज कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी पॉइंट पे पूरा चैप्टर आपका जो है वो पूरा बेस करता है। सिंपल सी बात है, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है, रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी एनर्जी बनती है। इस प्रोसेस को सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं।
इस बात क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन में ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये ग्लूकोज का जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कौन तोड़ता है, किसके प्रोसेस से टूटता है? हमेशा याद रखना है ये ऑक्सीजन आकर इस कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ देती है। जब कोई भी केमिकल्स के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो ग्लूकोज की यहां पे ऑक्सीडेशन होती है, मींस के ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ग्लूकोज के टूटते हैं। तो हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से बॉन्ड टूटता है। अब नेक्स्ट है, इन एनिमल्स एंड एयर पैसेजवे, एनिमल्स में एयर पैसेजवे मींस के नोज है, फेरिंग्स हैं, लेरिंग्स, ट्रैकिया है, लंग्स हैं, एंड लंग्स आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम के ये पार्ट्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं जिसमें हम वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, एपिडर्मल स्किन के सिस्टम के पार्ट्स हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप जानते हैं कि ये वो सिस्टम है जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करवाता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस करवाता है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इन प्लांट्स, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट्स में, ह्यूमंस के केस में जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो एल्वियोलाई से ब्लड में जाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड के एल्वियोलाई में आना, ये बात तो क्लियर है। अब ये कहता है कि प्लांट्स के केस में वो कौन सी जगह है, इन प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द, कहां पे गैसियस एक्सचेंज होती है? तो हमेशा याद रखना है प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, ये दूसरे पार्ट होते हैं, उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। यह केस उलट है, क्योंकि ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, ये इनहेल करते हैं। इस वजह से मैंने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ह्यूमन से उलट कहा है। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो स्टोमेटा है। इसके बाद नेक्स्ट है, एज कंपेयर टू रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन से कंपेयर करें तो प्रोसेस इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग इंक्लूड, ब्रीदिंग में क्या होता है? रिस्पायरेशन इन्वॉल्व इन मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, और ये तो रिस्पायरेशन है, लेकिन ब्रीदिंग में क्या होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है, बायो नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है। ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है ये बायो नॉन मैकेनिकल प्रोसेस होता है। सो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो बायो नॉन मैकेनिकल प्रोसेस है। नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पायरेटरी सरफेस इन ह्यूमंस, इनमें से कौन सा रिस्पायरेटरी सरफेस है ह्यूमंस में? पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेटरी सरफेस है क्या चीज, इस चीज को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर लास्ट में एक पार्ट पे एंड होते हैं, एयर सैक्स पे एंड होते हैं, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। अब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है किसमें? रेड ब्लड सेल में, और रेड ब्लड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है एल्वियोलाई में। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पायरेटरी सरफेस इन ह्यूमंस। रिस्पायरेटरी सरफेस है क्या चीज? वो सरफेस, वो जगह जहां से कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनल एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई में जाती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाती है, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन इंटरनल एनवायरनमेंट में आती है। इस जगह को रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। अब रिस्पायरेटरी सरफेस ह्यूमंस में कौन सी जगह है? लंग्स है, एल्वियोलाई है, चेस्ट कैविटी है, ब्रोंकाई है, तो एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई की वॉल
रिस्पायरेटरी सरफेस है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं ब्लड के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है इन प्लांट्स पोर्स इन बार्क इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, प्लांट्स की ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इस कवरिंग को बार्क कहते हैं। अब इस बार्क में जो स्मॉल पोर्स होते हैं, लीव्स के केस में हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं लीफ के केस में, लेकिन बार्क में जो स्मॉल पोर्स होते हैं इनको लेंटिसेल्स कहते हैं। सो बार्क में स्मॉल पोर्स को क्या कहेंगे? लेंटिसेल्स कहेंगे। देखते हैं क्या ऑप्शन मौजूद है। इन प्लांट्स पोर्स इन बार्क आर कॉल्ड स्टोमेटा, लेंटिसेल, एपिडर्मल सेल्स एंड नॉन। अगर यहां पे लीफ पूछते तो हम स्टोमेटा को करते, लेकिन यहां पे बार्क की बात है तो हमने लेंटिसेल्स को करना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम। कहते हैं कि प्लांट्स में जब रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर कंप्लीटली नहीं हो रहा तो उसने ऑक्सीजन लेनी है। अब ये बात स्टूडेंट्स को मोस्टली मैंने देखा है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, क्लियर है। और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, और प्लांट्स ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना है प्लांट्स रिस्पायरेशन भी करते हैं, मींस के प्लांट्स ऑक्सीजन को इनहेल भी कर सकते हैं। कहता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम, प्लांट्स कहां से ऑक्सीजन लेते हैं? मेसोफिल सेल से ऑक्सीजन लेते हैं, एपिडर्मल सेल से लेते हैं, एनवायरमेंट से लेते हैं एंड नॉन एनवायरमेंट से लेते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो क्या है? एनवायरमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उन प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। कहते हैं कि एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, जाहिर सी बात है उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में लेते हैं? तो याद रखना है वो ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व फॉर्म में लेते हैं, जो पानी में डिसॉल्व हो। तो अगर देखते इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व फॉर्म में लेते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन आल्सो नोन एज एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी रिलीज, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन एंड नॉन। इसका क्या मतलब है? ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन को क्या कहा जाता है? पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको कॉमनली हम जो रिस्पायर कर रहे हैं, इनहेल कर रहा है या एक्सहेल कर रहा है, ऑर्गेनिज्मिक की बात करते हैं। अगर सेल की रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो हम यहां पे सेलुलर रिस्पायरेशन को लिखते हैं या एनर्जी प्रोडक्शन को लिखते हैं, लेकिन यहां पे ऑर्गेनिज्मिक एज अ होल जो सांस लेना है, रिस्पायरेशन है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहेंगे। लेकिन यहां पे अगर सेलुलर रिस्पायरेशन होता तो इधर अगर सेलुलर रिस्पायरेशन होता तो फिर हम एनर्जी प्रोडक्शन भी लगा सकते थे एंड एनर्जी रिलीज भी लगा सकते थे। एंड 19 MCQs है गैसेस एक्सचेंज थ्रू लंग्स इज कॉल्ड। गैसेस एक्सचेंज यहां लंग्स से होना क्या कहलाता है? कॉमनली गैसेस एक्सचेंज कहते हैं इस एक्सचेंज को, लेकिन अगर लंग्स से होता है तो लंग्स के लिए एक वर्ड यूज होता है पल्मनरी। हमेशा ये बात याद रखना है, जहां भी लफ्ज पल्मनरी हो तो इट्स मीन्स के ये किसके मुतालिक है? ये लंग्स के मुतालिक है। जब भी वर्ड कार्डियक हो तो मीन्स के ये हार्ट के बारे में है। बात क्लियर है? अब इस रेस्पायरेशन जो लंग्स के थ्रू होता है तो उसको हम पल्मनरी, क्योंकि पल्मनरी का लफ्ज हमेशा किसके लिए यूज होता है? लंग्स के लिए यूज होता है।